हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुटैप। सो गाइस, 2025 साइकिल के ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्स हो चुके हैं, कुछ इंटरव्यूज पेंडिंग है। सिर्फ एक इरडा ग्रेड ए का एग्जाम ही है जो 2025 में होना चाहिए था, बट 2026 में लिंगर ऑन हो गया है। तो उसको आप 2025 मान लीजिए, 2026 मान लीजिए, तो वो एग्जाम आने वाला है। अब वो किस साइकिल का है ये मुझे भी नहीं पता है, ठीक है, 25 का है या 26 का है। पर द पॉइंट इज के 2025 में जो लोग प्रिपेयर कर रहे थे, कुछ लोगों ने एक एग्जाम दिया, कुछ ने दो दिए, कुछ लोग बिल्कुल पहली बार दे रहे थे, तो उनको कुछ एक आइडिया लग गया कि व्हाट इज रेगुलेटरी बॉडीज ऑल अबाउट। नाउ दे वांट टू प्रिपेयर इन अ मोर हॉलिस्टिक मैनर बाय टेकिंग इन टू काउंट के कौन कौन से एग्जाम्स हैं जो वो दे सकते हैं, कौन कौन सी नोटिफिकेशंस हैं जो आ सकती हैं, कितनी सीट्स के साथ आ सकती हैं, क्या पैटर्न है एग्जाम्स का। तो ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं, सो दैट आपको क्लैरिटी हो जाए कि कौन कौन से एग्जाम्स हैं और कौन कौन से आप देना चाहेंगे। पर आप एक गलती मत करिएगा कि आप सारे एग्जाम्स अगर टारगेट करेंगे तो आई एम श्योर, आई एम डेड श्योर कि यू विल नॉट एंड अप एनीवेयर। सो ये मिस्टेक हमें अवॉइड करनी है। ये नहीं है कि यहाँ पे 5 एग्जाम्स अगर आ रहे हैं तो हम पांचों की तैयारी करेंगे। हमें अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार, अपने बैकग्राउंड के अनुसार, अपनी इंटरेस्ट के अनुसार आई थिंक मैक्सिमम 2 या 3 एग्जाम्स चुनने हैं विच आई वांट टू गिव इन दिस स्पेसिफिक साइकिल इफ आई एम न्यू। अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं और ऑलरेडी 1-2 साइकिल कर चुके हैं, आई थिंक देन यू कैन टारगेट ऑल दी 5 एग्जाम्स बिकॉज यू हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस और आपने काफी चीजें पहले से पढ़ रखी हैं। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले मेन रेगुलेटरी बॉडीज एग्जाम्स कौन से हैं जो हम टारगेट कर सकते हैं और इनकी क्या एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन डेट्स हैं इन 2026, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या रह सकती हैं, अप्रोक्सीमेट सैलरी क्या होती है इन रेगुलेटरी बॉडीज में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हर रेगुलेटरी बॉडी का डिस्कस करेंगे और कुछ मेन रेगुलेटरी बॉडी का पैटर्न और सिलेबस भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सो दैट यू गेट एन आइडिया कि जो मेन रेगुलेटरी बॉडीज एग्जाम है, जो मदर ऑफ ऑल एग्जाम्स हैं, उनका क्या सिलेबस रहने वाला है, वेदर इट इज इन योर जोन और इट इज नॉट इन योर जोन। तो बिफोर आई गो एड आई वांट टू टेल यू कि आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन इधर उधर सर्च करते रहते हैं। दिस सिंगल गाइड बुक विल गिव यू इंफॉर्मेशन, ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट आरबीआई ग्रेड बी विच आई वुड से इज द मदर ऑफ ऑल द एग्जाम्स। तो इसमें आपको आरबीआई का सारा कुछ, मतलब सैलरी, प्रमोशंस, डिपार्टमेंट, हायरार्की, इन हैंड सैलरी, ट्रांसफर्स, सारा कुछ आपको इससे पता लग जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको 3 चीजें इस गाइड बुक में मिलेंगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, डिकोडेड सिलेबस मिल जाएगा, उतना डिटेल में इवन नोटिफिकेशन में भी नहीं मेंशन्ड है, और तीसरा आपको लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज मिल जाएगी विच यू कैन रेफर इन केस यू वांट टू डू सेल्फ प्रिपरेशन। तो आप इसको 0 कॉस्ट पे डाउनलोड कर सकते हैं, राइट? एंड यू नीड टू गो टू दी लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो जहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो व्हाट आर द मेन एग्जाम्स इन द रेगुलेटरी बॉडीज? ठीक है, रेगुलेटरी बॉडीज में हमारे मेन एग्जाम्स क्या है? तो मैं इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करता हूं बेस्ड ऑन द सिमिलरिटी ऑफ द सिलेबस ऑफ दीज एग्जाम्स। तो फर्स्ट कैटेगरी जो मेरी है, ठीक है, उसमें मैं आरबीआई, नाबार्ड और एडाई को रखूंगा, और सेकेंड कैटेगरी में मैं सेबी, पीएफआरडी और इफ्सका को रखूंगा। ये कैटेगरी मैंने जानबूझ के बनाई है, आई रिपीट, बेस्ड ऑन दी सिमिलरिटी इन दी सिलेबस ऑफ दीज एग्जाम्स। ठीक है, तो 2 कैटेगरी है। जैसा मैंने बोला, आप अगर पहली बार तैयारी कर रहे हैं बेस्ड ऑन योर बैकग्राउंड, जो मैं अभी आपको बताऊंगा कि कैसे आपके बैकग्राउंड से किस एग्जाम के सब्जेक्ट मैप करते हैं, तो आप एक कैटेगरी कोई चूज कर सकते हैं मेरे हिसाब से। टू स्टार्ट विद, द नेक्स्ट ईयर यू कैन गो टू दी अनदर कैटेगरी ऑल्सो। तो एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन डेट्स क्या है? तो ये नोटिफिकेशन डेट्स हैं, एग्जाम डेट नहीं है। एग्जाम जनरली आप इसमें 45 to 60 डेज ऐड कर लीजिए फॉर योर फेज 1। ठीक है, फेज 1 मतलब एक तरह से प्रीलिम्स होता है जिनको नहीं पता है, और फिर आपका फेज 2 होगा विच इज काइंड ऑफ मेंस। तो आरबीआई का नोटिफिकेशन अप्रैल और मई में आ सकता है, एग्जाम जून में एक्सपेक्टेड है, जून एंड में या जुलाई फर्स्ट वीक में। नाबार्ड का जुलाई अगस्त में आ सकता है, तो फेज 1 अगेन आप इसमें 45 डेज ऐड कर लीजिए। इरडाई का मार्च एंड तक आने की काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। सेबी ग्रेड ए का आई डोंट हैव एनी इंटरनल इंफॉर्मेशन, बट बेस्ड ऑन द लास्ट ईयर साइकिल सितंबर अक्टूबर में आने के चांसेस हैं। काफी लोगों को लगता है कि सेबी इस बार नहीं आएगा, बट चांसेस हैं। आई एम नॉट सेइंग पक्का आएगा, आई एम सेइंग चांसेस हैं, क्योंकि सेबी ने बहुत ही अच्छे से ये अनाउंस किया था दे आर गोइंग टू ओपन रीजनल ऑफिसेस
जिसके लिए उनको एग्जिस्टिंग ऑफिसर्स को ट्रांसफर करना पड़ेगा रीजनल ऑफिसर्स में। तो मुंबई में जो उनका हेड ऑफिस है वहां पे और लोग रिक्रूट करने पड़ेंगे। और सेबी अपने एम्प्लॉय यूनियन को भी बता चुका है कि हम ये रिक्रूटमेंट करेंगे ऑन रेगुलर बेसिस सो एज के एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को स्टेग्नेशन ना हो, क्योंकि नए एम्प्लॉयज आएंगे तभी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज का प्रमोशन होगा। पीएफआरडीए ग्रेड ए हमें नहीं लग रहा इस साल आएगा। इफ्सका आने के चांस हैं, काफी ज्यादा चांस हैं इस साल अगेन, बिकॉज इफ्सका ऑल्सो वांट टू रिक्रूट लॉट ऑफ पीपल। ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन है, बट अभी इसका मुझे डेट्स का कुछ भी आइडिया नहीं है। मोस्ट प्रॉब्ली आई थिंक ये भी जून जुलाई तक आ जाना चाहिए। सो ये हमारी डेट्स होगी, एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन डेट्स। अगर हम वैकेंसीज की बात करें तो आरबीआई में 90 to 120 वैकेंसीज एक्सपेक्टेड हैं, विच इज अ बिट ऑन द हायर साइड एज कंपेयर टू द लास्ट ईयर 83 थी। तो अगर 90 भी आती हैं ऑन द मिनिमम साइड, आई थिंक एक जंप मिलेगा। बट अगेन मैं ये नहीं बोलूंगा कि पक्का आएगी, ठीक है, कि 90 से 120 आएगी, हो सकता है शायद 80 आ जाए, बट आप बहुत कम नहीं आएंगी, जैसे 30, 40, 50 उस तरह का नंबर नहीं आना चाहिए। नबार्ड ग्रेड ए 60 to 90 हिस्टोरिकली इतनी ही आती हैं इसमें। एडाई ग्रेड ए 40 to 50 सीट्स, सेबी ग्रेड ए 60 to 80 सीट्स, हिस्टोरिकली आप देखेंगे इतनी ही सीट्स आती हैं हर साल। पीएफआरडीए का नोटिफिकेशन ही जैसे मैं बोल रहा हूँ नहीं आएगा, और इसका ग्रेड ए में 10 to 15 सीट्स आर एक्सपेक्टेड। तो ये टोटल अगर आप देखेंगे ऑन दी लोअर साइड 90 plus 60, 150 plus 40, 190 सीट्स इस पिलर पे आ सकती हैं इस कैटेगरी में, और 60 to 70 सीट्स हमारी इस पिलर पे आ सकती हैं। ठीक है, जब मैं आपको इनका पैटर्न बताऊंगा, सब्जेक्ट्स के बारे में बताऊंगा, आई थिंक तब आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि आपके बैकग्राउंड के लिए कौन सी कैटेगरी ज्यादा सूट करेगी। सैलरी, काफी लोग सैलरी पूछते हैं कि सर इन रेगुलेटरी बॉडीज में जिसकी ज्यादा सैलरी है मैं वहीं जाना चाहूंगा, विच इज अ वेरी रॉन्ग वे टू डिसाइड विच एग्जाम यू वांट टू गिव। ठीक है, आप एग्जाम वो चुनिए जो आपकी कैपेबिलिटी आपके बैकग्राउंड से मैच करता है, या जिसमें आपका जेन्युइन इंटरेस्ट है कि मेरा इतना इंटरेस्ट है कि मेरा बैकग्राउंड अगर मैच भी नहीं करता है तो मैं मेहनत करके उन सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ लूंगा। ठीक है, तो अगर मैं सैलरी की बात करूं, आरबीआई रिक्रूट्स एट ग्रेड बी लेवल, ठीक है, बाकी सारे ग्रेड ए लेवल पे रिक्रूट करते हैं। ग्रेड बी लेवल इज अ हायर लेवल देन ग्रेड ए लेवल। तो आरबीआई ग्रेड बी में सैलरी थोड़ी हायर रहती है, विच इज अराउंड 34 लाख सीटीसी। सीटीसी है ये, इन हैंड नहीं होता, इसमें से बहुत सारी चीजें कटेंगी, टैक्स कटेगा, एनपीएस कटेगा, अगर आपने एकोमोडेशन ले ली है उनके फ्लैट्स ले लिए हैं तो वो भी कटेगा। ठीक है, तो आप इसको इन हैंड मत मानिएगा, उसके लिए हमने सेपरेट वीडियोस बनाए हैं जहां पे हमने ब्रेकअप दिया है। और ग्रेड ए पे ऑलमोस्ट सबकी सैलरी मैं ये बोलूंगा कि 26 से 30 लाख के सीटीसी के बीच में है। एग्जैक्ट फिगर्स में नहीं जाएंगे, दिस विल गिव अ फेयर आइडिया कि ओवरऑल सीटीसी कितना है। ठीक है, और इसमें सीटीसी में काफ़ी ज़्यादा सारे अलाउंसेस हैं, वो ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं। मेड अलाउंस, पेट्रोल अलाउंस, इंटरनेट अलाउंस, न्यूज़पेपर अलाउंस, स्पेक्टिकल अलाउंस, बुक अलाउंस, ब्रीफ केस अलाउंस, एचआरए, सब कुछ इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ये इसी रेंज में आपको सैलरी मिलेगी। आप किसी भी रेगुलेटरी बॉडी में चले जाएं, आपको कहीं पे ऐसा नहीं है कि 20 से कम मिलेगी या कहीं पे 40 से ज्यादा मिल जाएगी, ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा अगर मैं इन 6 की बात करूं। अब हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। एलिजिबिलिटी अगर हम एज के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो आरबीआई, नबार्ड और एडाई, जिनको वैसे भी मैंने एक ब्रैकेट में डाला था, इफ यू रिमेंबर हेयर, राइट, मैंने इनको एक ब्रैकेट में डाला था, एक कैटेगरी में डाला था। इन तीनों में मिनिमम एज 21 है और मैक्सिमम एज 30 है। रिलैक्सेशन रहेगा ओबीसी को 3 साल, एससी एसटी को 5 साल और पीडब्ल्यूडी को 10 साल। सेबी, पीएफआरडीए, इफ्सका, इनमें मिनिमम एज कुछ भी नहीं है। मिनिमम एज कुछ भी नहीं है। आप 20 साल की उम्र में भी सेलेक्ट पेपर दे सकते हैं, 19 साल की उम्र में भी पेपर दे सकते हैं, प्रोवाइडेड यू आर ऑलरेडी अ ग्रेजुएट, जो मैं अगली स्लाइड में आपको बताऊंगा कि क्वालिफिकेशन का भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। और मैक्सिमम एज इनकी भी 30 है और इनमें भी सेम ही रिलैक्सेशन हैं। तो रिलैक्सेशन सब में सेम है, बस आरबीआई, नबार्ड, एडाई में एक मिनिमम एज का क्राइटेरिया है जो सेबी, पीएफआरडीए और इफ्सका में नहीं है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आरबीआई सीधा बोलता है यू शुड बी अ ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन with minimum 60% marks।
ठीक है, और आप पोस्ट ग्रेड with 55% मिनिमम मार्क्स अगेन इन एनी डिसिप्लिन। ऐसा नहीं है कि फाइनेंस इकोनॉमिक्स में होगा, आप हिस्ट्री, पॉलिटी, कुछ भी, ज्योग्राफी, बायो, किसी भी फील्ड में, होटल मैनेजमेंट, आर्किटेक्ट, किसी भी फील्ड में आप ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, विद दीज मिनिमम मार्क्स यू आर एलिजिबल। पोस्ट ग्रेजुएशन मैंडेटरी नहीं है, ये और है। कईयों का क्या होता है, कई लोगों का ग्रेजुएशन में 60% नहीं होते हैं, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी होती है और उसमें 55% है, तो वो पोस्ट ग्रेजुएशन के बेस पे एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आपके ग्रेजुएशन में ऑलरेडी 60% है, आप तो वैसे ही एलिजिबल हो गए, आपको पोस्ट ग्रेजुएशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी यहां पे रिलैक्सेशन है। यहां पे 60% की जगह अगर SC ST और PWBD की बात करें तो इनको सिर्फ 50% मार्क्स चाहिए, और यहां पे SC ST और PWBD को पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें तो सिर्फ पास मार्क्स चाहिए। ठीक है, बाकी जिन्होंने MBA PGDM कर रखा है, CA कर रखा है, वो भी RBI के लिए एलिजिबल है। अगर मैं नबार्ड की बात करूं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो ऑलमोस्ट सेम ही चीज है यहां पे। ठीक है, यहां पे 60% मार्क्स चाहिए ग्रेजुएशन में, सेम ही चीज जो मैंने यहां बोली थी 60%, और SC ST PWBD को 55%, मतलब 5% का रिलैक्सेशन है। यहां पे 10% का था, यहां पे 50 था, यहां पे 55 है SC ST और PWBD को। और अगर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और MBA PGDM की बात करें तो यहां पे 55% मार्क्स चाहिए, यही सेम, बट SC ST PWBD को 50% चाहिए। यहां पे पास मार्क्स थे, यहां पे 50% है। ठीक है, तो रिलैक्सेशन में डिफरेंस है, 5% का रिलैक्सेशन है नबार्ड में, जबकि RBI में ग्रेजुएशन में 50% और पोस्ट ग्रेजुएशन में सिर्फ पास मार्क्स चाहिए। ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए ऑलमोस्ट सेम है, ग्रेजुएशन में 60%, पोस्ट ग्रेजुएशन में मिनिमम 55%, और यहां पे भी CA CS ICW ये सारे जो क्वालिफिकेशंस हैं ये भी नबार्ड के लिए एलिजिबल हैं। इरिडाई में सीधा है, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन विद मिनिमम 60% मार्क्स। इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन का कोई चक्कर ही नहीं है, आपके ग्रेजुएशन में बस 60% होने चाहिए, और अगर आप SC ST कैटेगरी से हो, ठीक है, तो आपको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा, मतलब 60 की जगह आपका 55% हो जाएगा। सेबी की बात करें तो सेबी में एक झोल है कि मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए इन एनी डिसिप्लिन। ठीक है, बैचलर डिग्री भी अलाउड है, लेकिन बैचलर डिग्री सिर्फ लॉ और इंजीनियरिंग की अलाउड है। तो अगर आपने जैसे BCom कर रखा है, आपने आर्ट्स में, हिस्ट्री में MA BA कर रखी है, वो एलिजिबल नहीं है। तो मास्टर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, मतलब मास्टर्स एनी डिसिप्लिन, लेकिन ग्रेजुएशन सिर्फ लॉ और इंजीनियरिंग, सिर्फ इसी में अलाउड है। मार्क्स का कोई चक्कर नहीं है इसमें, 50-60%। ठीक है, तो काफी लोगों के जो मार्क्स होते हैं कम होते हैं, वो सेबी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, क्योंकि मार्क्स की इसमें कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। और चार्टर्ड अकाउंटेंट, CFA, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट, ये लोग भी सेबी के लिए एलिजिबल हैं। PFRDA मास्टर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, ठीक है, सेम बैचलर्स इन लॉ और बैचलर्स इन इंजीनियरिंग, तो सेम ही चीज जो मैंने यहां पे की है यही PFRDA में है, और मार्क्स कोई भी परसेंटेज हो, आपकी कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो PFRDA और सेबी की ऑलमोस्ट सेम एलिजिबिलिटी है। इफ्सका वाले क्या कहते हैं, बैचलर्स डिग्री इन लॉ और एनी अदर डिसिप्लिन। इफ्सका ने तो सीधा ही कर दिया है, मतलब ये लॉ आप छोड़ दीजिए, बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन। ठीक है, तो इनका क्या है, अगेन कोई भी ग्रेजुएशन हो और कितने मर्जी मार्क्स के साथ हो, तो अगर अगेन आपके मार्क्स कम है तो आप सेबी PFRDA और इरडाई, सॉरी सेबी PFRDA और इफ्सका को देख सकते हैं, बिकॉज इनमें मार्क्स का कोई क्राइटेरिया नहीं है, बस आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है, सेबी और PFRDA में सिर्फ लॉ और इंजीनियरिंग, बाकी मास्टर्स कोई भी। इफ्सका में कोई भी ग्रेजुएशन चलेगा, इसमें लॉ और इंजीनियरिंग का कंडीशन नहीं है। आप इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, जहां पे भी आपको डाउट है आपको समझ आ जाएगा कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। बाकी अब मैं दो एग्जाम्स का पैटर्न डिस्कस करूंगा, क्योंकि मैंने दो ब्रैकेट्स में एग्जाम को बांटा था, RBI, नबार्ड, इरडाई, और इधर मैंने रखा था सेबी, इफ्सका और PFRDA। तो मैं
आरबीआई और सेबी का पैटर्न डिस्कस करूंगा। अगर आपको ये समझ आ गया आप ये समझिए, बाकी का भी पैटर्न ऑलमोस्ट सिमिलर लाइंस पे है, थोड़ा फर्क तो है, बट इन इन अगर आप कैटेगरीज में आरबीआई की प्रिपरेशन कर लेंगे और इधर सेबी की प्रिपरेशन कर लेंगे तो ये एग्जाम्स आपके नीचे वाले अपने आप हो जाएंगे। तो आरबीआई में क्या होता है, फेज 1 आता है, फेज 2 आता है और फिर इंटरव्यू होता है। फेज 1 का जो पैटर्न है उसमें आपको एक ही पेपर आएगा, उस एक पेपर में 4 सेक्शंस होते हैं, जीए, रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट। जीए में 80 क्वेश्चंस आएंगे, रीजनिंग में 60, इंग्लिश और क्वांट में 30 क्वेश्चंस आएंगे। टोटल 200 क्वेश्चंस, हर क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा और आपको 120 मिनट्स मिलते हैं, बट सेक्शन वाइज मिलते हैं, सेक्शनल टाइमिंग रहती है, आप एक सेक्शन में वही टाइम यूज कर पाएंगे, दैट इज डिफाइंड इन दी सेक्शनल टाइमिंग। तो जीए 25 मिनट, रीजनिंग 45 मिनट्स, इंग्लिश 25 मिनट्स एंड क्वांट 25 मिनट्स। मतलब रीजनिंग में ही 45 मिनट्स मिलेंगे, बाकी सब में 25 मिनट्स मिलेंगे। 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है और इसको क्लियर करने के लिए आपको हर सेक्शन में सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी पड़ेगी। दैट सेक्शनल कट ऑफ इज नॉट फिक्स्ड, दैट वेरीज ईच ईयर डिपेंडिंग अपॉन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर। सेक्शनल कट ऑफ के साथ साथ एक ओवरऑल कट ऑफ भी दी जाती है, वो भी आपको क्लियर करनी पड़ेगी टू क्लियर फेज 1। और जो लोग फेज 1 क्लियर करते हैं वो ही फेज 2 में अपीयर करते हैं। फेज 2 में 3 पेपर आते हैं, एक होता है ईएसआई, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, दूसरा होता है डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश और तीसरा होता है एफएम, जिसको हम फाइनेंस एंड मैनेजमेंट भी बोलते हैं। तीनों पेपर 100-100 मार्क्स के हैं, तीनों पेपर हमारे 100-100 मार्क्स के हैं। तो टोटल हमारा वेटेज यहाँ पे फेज 2 का 300 हो गया, 75 मार्क्स इंटरव्यू का रहता है, तो टोटल 375 में से मेरिट बनती है। पेपर 1 इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज एंड पेपर 3 फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, इनमें जो 100 नंबर का पेपर है उसमें से 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा, दोनों में 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा एमसीक्यू बेस्ड, बाकी 50 नंबर का डिस्क्रिप्टिव आएगा, लेंथी क्वेश्चंस, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस दोनों पेपर में। इंग्लिश का जो पेपर है पेपर 2, इसमें 100 मार्क्स का सारा ही डिस्क्रिप्टिव आएगा, इसमें कोई भी एमसीक्यूज आपको नहीं दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्लियर है जी, आरबीआई ग्रेड बी का पैटर्न यहाँ पे आई होप क्लियर हो गया होगा। फिर हम बात करते हैं इरिडाई ग्रेड ए एग्जाम की। ठीक है, इरिडाई ग्रेड ए एग्जाम में भी हमारा ऑलमोस्ट सेम ही पैटर्न है। ठीक है, फेज 1 फेज 2 इंटरव्यू। इनफैक्ट नबार्ड की बात करें अगर हम, नबार्ड ग्रेड ए, उसमें भी हमारा सेम ही पैटर्न है, फेज 1 फेज 2 इंटरव्यू। आरबीआई और नबार्ड में अगर मैं सिलेबस मैपिंग करूं तो देर इज अराउंड 70% सिलेबस ओवरलैप बिटवीन आरबीआई एंड नबार्ड, 70%। ठीक है, बस यहां पे एफएम की जगह मेनली आपको एआरडी पढ़ना होता है। ठीक है, विच इज डुएबल, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आरबीआई और नबार्ड को एक ब्रैकेट में रखिए। अगर मैं आरबीआई और इरिडाई की बात करूं, इरिडाई में फेज 1 में क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए आएगा, विच इज सेम एज आरबीआई, लेवल में जरूर फर्क होगा। फेज 2 में एक डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश आएगा विच इज सेम एज आरबीआई। पेपर 2 में ईएसआई इंपैक्टिंग इंश्योरेंस होगा, ये डिफरेंट है बट अगेन 30% सेम एज आरबीआई, बिकॉज आरबीआई में आप इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज तो पढ़ते ही हैं। पेपर 3 इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट, जो कि 50% सेम एज आरबीआई है, क्योंकि मैनेजमेंट आपने ऑलरेडी पढ़ लिया होगा, बस इंश्योरेंस आपको पढ़ना होगा। तो इतना ज्यादा ओवरलैप है आरबीआई, नबार्ड और इरिडाई में, इसीलिए मैंने उनको एक कैटेगरी में रखा है। ठीक है, अब मैं सेबी का पैटर्न बताता हूं विच इज द मदर ऑफ ऑल द एग्जाम्स। तो सेबी में फेज 1 फेज 2 और फेज 3 होता है। फेज 1 में आपके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1, ठीक है, जिसमें आपको 4 सब्जेक्ट आएंगे, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए। इनमें 20-20 क्वेश्चन आते हैं, चारों सेक्शंस में 20-20 क्वेश्चन आएंगे और टोटल मार्क्स 25-25 होंगे, मतलब हर क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का होगा। तो टोटल 100 मार्क्स का हमारा ये पेपर होता है, जिसको मैं आपको 60 मिनट्स में करना होता है। इसमें आपको 30 मार्क्स लाने होते हैं आउट ऑफ 100 टू क्वालिफाई दिस पेपर। फिर पेपर 2 होता है, पेपर 2 हमारा 6 सब्जेक्ट्स का होता है। ठीक है, हम जनरल स्ट्रीम की बात कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट सब्जेक्ट इज कॉमर्स एंड अकाउंट्स, दूसरा सब्जेक्ट मैनेजमेंट, तीसरा फाइनेंस, चौथा कॉस्टिंग, पांचवा कंपनीज एक्ट एंड छठा इज इकोनॉमिक्स। ये 6 सब्जेक्ट आते हैं। 6 सब्जेक्ट के टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे आपको, ईच क्वेश्चन इज 2 मार्क्स, तो टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और ये सिर्फ 40 मिनट्स में आपको करना होता है। इसमें आपको 40 मार्क्स लाने पड़ेंगे टू क्वालिफाई। तो पेपर 1 में 30 मार्क्स, पेपर 2 में 40 मार्क्स, ओवरऑल मुझे 40 + 30 70 हो गए, लेकिन ओवरऑल मुझे 80 मार्क्स लाने हैं
40% ऑफ 200, इन दोनों का टोटल कितना है 200, 200 का 40% मुझे लाना है ओवरऑल, ठीक है, ये वाला 40% एग्रीगेट। तो ओवरऑल मुझे 80 मार्क्स लाने हैं, तो 30 इधर 40 इधर, लेकिन 10 मार्क्स कहीं और लाने पड़ेंगे ताकि टोटल मेरा 80 बन जाए। तो ये मेरा फेज 1 का पैटर्न है, ठीक है। अगर आपके 80 मार्क्स आ गए, भले ही आपका रैंक 50,000 होगा, लेकिन आप फिर फेज 2 में बैठेंगे, इसमें कोई भी रिलेटिव कंपटीशन नहीं है। फेज 2 का पैटर्न क्या है, इसमें पेपर 1 इंग्लिश का आएगा, ठीक है, 100 मार्क्स का आता है, 3 क्वेश्चन होते हैं, पूरा डिस्क्रिप्टिव होगा जैसे आरबीआई में बात की थी, ठीक है, और 60 मिनट का पेपर होता है, ठीक है। और पेपर 2 सेम है, जो मैंने यहां बात की थी, ये 6 सब्जेक्ट्स जो फेज 1 पेपर 2 में आए थे, सेम सब्जेक्ट्स, ठीक है, कॉमर्स, अकाउंट्स, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनीज इकोनॉमिक्स, सेम 6 सब्जेक्ट आएंगे आपको। लेकिन फेज 1 में 50 क्वेश्चन आए थे, यहां पे आपको 100 क्वेश्चन आएंगे। हर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, 2 मार्क का नहीं होगा, और टोटल 90 मिनट्स मिलेंगे। फेज 1 में अगर आप देखें, यहां पे 40 मिनट्स थे, 50 क्वेश्चंस थे, यहां पे 90 मिनट्स हैं, 100 क्वेश्चंस है, लेकिन सिलेबस सेम है, वही 6 सब्जेक्ट का सेम सिलेबस आपको पूछा जाएगा, ठीक है। यहां पे ये लिखा हुआ है कट ऑफ, बट ये कट ऑफ का ज्यादा रेलेवेंस नहीं है, क्योंकि अगर आप 30 मार्क्स इसमें भी ले आए, 40 मार्क्स इसमें भी ले आए, दैट डजंट मीन कि आप फेज 2 क्वालिफाई करके इंटरव्यू में जाएंगे। फेज 1 में ऐसा होता है, लेकिन फेज 2 में मेरिट बनेगी। ये मार्क्स तो आपको लाने ही लाने हैं, उसके बाद एक मेरिट भी बनेगी कि टॉप के कुछ 200-300 बच्चों को ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ सीट्स। और डिस्क्रिप्टिव पेपर आपका ऑनलाइन होता है, चाहे आरबीआई हो, चाहे सीबी हो, नबार्ड हो, इरडाई हो, सब में डिस्क्रिप्टिव पेपर आपको ऑनलाइन होता है, एक्सेप्ट इरडाई में पेन एंड पेपर बेस्ड रहता है, ठीक है। बाकी सब में कीबोर्ड के साथ आंसर लिखने होते हैं। और बाकी पीएफआरडीए और सेबी में बहुत ज्यादा ओवरलैप है, ठीक है। फेज 1 पेपर 1 बिल्कुल सेम है, फेज 1 पेपर 2 में बस यहाँ पे पेंशन ऐड हो जाएगा, बाकी सारे कंपोनेंट सेम है, यहाँ पे सिर्फ एक पेंशन कंपोनेंट अलग से ऐड हो जाएगा पीएफआरडीए के लिए, बाकी सब सेम है। फेज 2 में पेपर 1 बिल्कुल सेम है, फेज 2 में पेपर 2 भी बिल्कुल सेम है सेबी की तरह, बस यहाँ पे पेंशन ऐड हो जाएगा। तो बिल्कुल बिल्कुल ओवरलैप है। इफ्सका की बात करें तो फेज 1 पेपर 1 में सेम सिलेबस है, फेज 1 पेपर 2 में कुछ सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि मतलब वैसे तो सेम है, कॉमर्स, अकाउंट्स, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, थोड़ा सा इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, ज्यादा फर्क नहीं है। फेज 2 में पेपर 1 बिल्कुल सेबी जैसा है, यहाँ पे हम सेबी की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये आरबीआई नहीं, हम सेबी की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सेम है, ठीक है। और जो पेपर 2 है हमारा, उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, इसका एक्ट पढ़ना पड़ेगा, इंश्योरेंस पढ़ना पड़ेगा, और पेंशन भी सेबी से अलग है, हालांकि पीएफआरडीए के साथ सिमिलर है, लेकिन पेंशन आपको इफ्सका के लिए अलग से पढ़ना पड़ेगा अगर आपने सिर्फ सेबी की तैयारी की है। बैंकिंग और कैपिटल मार्केट इज व्हाट यू वुड बी रीडिंग इन सेबी ऑल्सो। तो काफी ज्यादा ओवरलैप है सेबी, इफ्सका और पीएफआरडीए में। शायद अभी आपको नहीं समझ आ रहा होगा, जब आप इसको सिलेबस को करने बैठेंगे, देखेंगे कि क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, क्या क्या टॉपिक्स हैं, देन यू विल रियलाइज द सेम थिंग विच आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, कि इन एग्जाम्स को आपको 2 कैटेगरीज में बांटना है। ये कैटेगरीज हैं आपकी, ये फर्स्ट कैटेगरी है, इनमें बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है, और ये सेकंड कैटेगरी है जिसमें अगेन बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है। बाकी अगर आप असिस्टेड प्रिपरेशन चाहते हैं, एग्जाम्स के लिए कुछ कोर्सेज ढूंढ रहे हैं, तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जाकर आप सारे एग्जाम्स के कोर्सेज देख सकते हैं। जैसे अगर आप आरबीआई ग्रेड बी पे क्लिक करेंगे तो आरबीआई ग्रेड बी के सारे कोर्सेज आपको नीचे दिख जाएंगे, गोल्ड, सिल्वर, फेज 1+2 टेस्ट सीरीज और फेज 2 टेस्ट सीरीज। तो गोल्ड इज फॉर कंप्लीट फेज 1+2 इंटरव्यू, सिल्वर बेसिकली जिनको फेज 1 क्वांट रीजनिंग इंग्लिश नहीं करना है और सिर्फ फेज 2 करना है उनके लिए है। और अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप एमसीक्यूज चाहते हैं चैप्टर वाइज, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट चाहते हैं जो आप लिखें और हम इवैल्यूएट करें डिस्क्रिप्टिव में, तो आप ये टेस्ट सीरीज ले सकते हैं जो फेज 1+2 की है, और ये सिर्फ फेज 2 की है। सो ये आप एक्सप्लोर कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे आकर, आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। टिल देन आई विल टेक योर लीव, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।